Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all on my channel, that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to study about the next chapter of economics for class 10, that is money and credit. When we talk about money and credit, this chapter actually belongs to our real life. हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है बिकॉज एवरीवेयर व्हाट वी सी द पावर ऑफ मनी. So it is very necessary to understood how the introduction of this money take place. What was the reason that the introduction of money take place? क्या शुरू से मनी था या मनी बाद में आया है? अगर मनी नहीं था तो पहले क्या तरीका था गुड्स को खरीदने का या बेचने का? ठीक है. So all we are going to study about this topic. So firstly we should understood कि before the introduction of money, जब मनी था नहीं, so what was a method of dealing with goods and services? So at that point of time जो हमारा मेथड था डीलिंग का वो था आपका बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम आप सब जानते हैं, मीन्स हम एक कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी को खरीदते हैं या बेचते हैं. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. मीन्स कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, लाइक आई वांट राइस और अनदर वन वांट्स व्हीट. सो जिसको व्हीट चाहिए, मेरे पास व्हीट है, उसको व्हीट चाहिए. मेरे को राइस चाहिए तो सेकंड पर्सन के पास क्या है? राइस. सो वी आर गोइंग टू इंटरचेंज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ अस. क्लियर? सो दिस इज द मेथड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारा मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था. सो दिस इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. इसका दूसरा नाम है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज या इसे सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी भी बोला जाता है. दीज आर द अनदर नेम ऑफ द बार्टर सिस्टम. सो दिस वॉज द सिस्टम. अभी जब हम लोग सुनते हैं कि दैट दिस वाज द सिस्टम, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज था, इजीली लोग एक दूसरे के संग चीजों को एक्सचेंज करते थे, तो सुनने में लगता है कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर रहा होगा, आपस में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी. देयर इज नो इश्यू रिगार्डिंग कि मनी आज की तारीख में कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो ऐसा क्या हुआ कि दैट वी नीड टू इंट्रोड्यूस मनी. सो ऑब्वियसली देयर आर सम लूप होल्स और सम डिमेरिट और वी कैन से सम ड्रॉबैक और डिसएडवांटेजेस or the problems with the barter system. That's why it is very necessary to introduce money. So we are going to study about the drawbacks. कि वो drawbacks क्या थे या demerits क्या थे या वो loopholes क्या थे जो कि आपके barter system में थे and due to which the introduction of money taken place. First was lack of double coincidency of bonds. Double coincidency. What is double coincidency? Double coincidency means if two persons are exchanging the product of both of them, then both of them have the same desire and must have the same product with them which another one needs. Means कि हर एक के पास वो ही चीज होनी चाहिए जो दूसरे को चाहिए और दूसरे के पास वो होना चाहिए जो आपको चाहिए. Means what he wants I should have and what I want he or she must have. Only then the transaction will take place. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल लिया राइस एंड व्हीट वाला. इन दैट एग्जाम्पल वी हैड स्टडीड अबाउट कि अगर एक पर्सन के पास राइस है और दूसरे पर्सन के पास व्हीट है तो इन दोनों में एक्सचेंज ओनली पॉसिबल व्हेन जिसके पास राइस है उसे व्हीट चाहिए और जिसके पास व्हीट है उसे क्या चाहिए? राइस. ओनली देन द ट्रांजेक्शन विल बी टेकन प्लेस. अनदर एग्जाम्पल आई विल टेकिंग कि अगर एक के पास राइस है, दूसरे को तो राइस चाहिए लेकिन जिसके पास राइस है उसे पेयर ऑफ शूज चाहिए, व्हीट नहीं चाहिए. तो क्या ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल है होना? नॉट पॉसिबल. बिकॉज ट्रांजेक्शन विल बी पॉसिबल व्हेन टू पर्सन डिमांड एंड देयर प्रोडक्ट व्हाट दे हैव मस्ट बी कॉमन. कुछ कॉमन होना चाहिए कि उनके बीच में जो उनकी डिजायर जो चाहिए वो दूसरे के पास होना चाहिए, जो दूसरे को चाहिए वो उनके पास होना चाहिए. ओनली देन बार्टर सिस्टम कैन बी पॉसिबल और वाज सक्सेसफुल. राइट? तो देयर वाज अ लैक ऑफ इट. क्योंकि ऐसे पर्सन को ढूंढना, क्योंकि पहले बहुत ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट जैसी तो चीजें थी नहीं. भाई आज की तारीख में अभी हम देखते हैं OLX, ऐसा तो है नहीं, OLX पे मनी ट्रांजेक्शन ही है. लेकिन जैसे हम ये बात करते हैं कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सब सिस्टम नहीं थे. बहुत छोटी सी दुनिया हुआ करती थी, गली मोहल्ले या बहुत से बहुत एक गांव, एक विलेज हमारे कंट्रोल में है. बहुत ज्यादा घूम लिए तो दूसरे गांव तक अगर हम चले गए ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो ये उस वक्त का क्या था? ट्रेडिंग पैटर्न था. बहुत छोटे लेवल पर ट्रेडिंग पैटर्न हुआ करता था. ठीक है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसकी डिमांड और जिसकी डिजायर आपके अकॉर्डिंग मैच करती हो बहुत मुश्किल था.
अभी हमने क्या बोल रहे हैं, लैक। एक बात याद रखिएगा, हम जितने भी वाटर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम पढ़ेंगे उसमें हम लैक या डिफिकल्टी वर्ड यूज करेंगे, नॉट पॉसिबल या 100% होता ही नहीं था, ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सारे काम होते थे लेकिन बहुत छोटे लेवल पर होते थे या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ होते थे। सो डबल कोइंसिडेंसी ऑफ वर्ड्स की लैकनेस। सेकंड इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स आज की तारीख में अगर मैं कहूं कि वीट के बदले राइस ले लो, 1 किलो वीट के बदले 1 किलो राइस ले लो, तो द सेकंड पर्सन सेज दैट हाउ यू कैन से कि 1 किलो वीट बराबर है 1 किलो राइस के। वीट की वैल्यू अलग है, 1 किलो वीट की वैल्यू अलग है और 1 किलो राइस की वैल्यू अलग है। सो हाउ यू कैन से कि 1 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू दी 1 kg ऑफ राइस। क्लियर? सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का होना बड़ा मुश्किल था। यानी कि अभी मैंने कहा ना, एक एग्जांपल है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे 1 किलो वीट मिल जाए और अगला चाहता है कि 1 पेयर ऑफ शू मिल जाए। सो हाउ यू कैन से कि जो पेयर ऑफ शू है वो 1 किलो राइस के बराबर है। हो सकता है ज्यादा का, हो सकता है कम का हो। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती थी कि हाउ वी कैन डिसाइड कि जो चीजें दो एक्सचेंज की जा रही हैं उनकी वैल्यू सेम है। क्लियर? नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट इन फ्यूचर। पेमेंट इन फ्यूचर। पेमेंट इन फ्यूचर मीन्स कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि नाउ इट इज पॉसिबल कि इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग नाउ देन यू कैन मेक द पेमेंट इन फ्यू डेज, इन अ मंथ, इन अ ईयर। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होती है उनका पेमेंट ईयर्स में भी होता है। लोकल ट्रांजेक्शन में हम 1-2 दिन का भी वक्त मांग लेते हैं, महीने का भी वक्त मांग लेते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं क्रेडिट सेल करते हैं, EMI 0% EMI, यानी कि आपको किस्तों में पेमेंट करना है और आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है। इतनी सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। इफ यू डू नॉट हैव मनी, तो आप ये नहीं कह सकते तो चीज नहीं है। मनी ना होते हुए भी आप चीजें खरीद रहे हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त डेफर्ड पेमेंट करना यानी कि फ्यूचर में पेमेंट करना मुश्किल था। आप कहेंगे क्यों? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बिल्कुल अपने पड़ोसी से बात कर रही हूँ तो बहुत ट्रस्टवर्थी पर्सन है, उससे मैंने कहा कि भाई 1 किलो वीट दे दो, मेरी फसल राइस की मैं 3-4 दिन बाद काटूंगी और तुम्हें 1 हफ्ते के बाद राइस मिल जाएंगे। वो मान जाएगा क्योंकि वो ट्रस्ट आप पर ट्रस्ट करता है, आप उसके बराबर में रहते हैं, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सडनली अभी आपको वो शूज वाला एग्जांपल ले लीजिए, शूज चाहिए, लेकिन वो शूज वाला पेयर ढूंढने के चक्कर में, उस कॉन्सिडेंसी को मिलाने के चक्कर में आप दूसरे गांव तक पहुंच गए। अब वो कहता है कि शूज तो मैं दे दूंगा आज आपको, लेकिन जो वीट है फिर वो भी मुझे आज ही चाहिए। आप कहते हो जी वीट तो मैं आज लाया नहीं हूं, आप मुझे काम करिए शूज दे दीजिए, वीट आप कुछ दिनों बाद ले लीजिएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई मैं आपको बड़ी मुश्किल से मैंने आपको ढूंढा है, आप दूसरे गांव के हो, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, कैसे? क्या आज के टाइम में ये प्रॉब्लम है? अगर आप अगले पर्सन को जानते भी नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन मेक दी ट्रांजेक्शन वेरी इजीली। बहुत इजीली ट्रांजेक्शन हो पाती है, आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं वो कहाँ है, क्या करता है, उसका बिजनेस है, प्रोफेशन है, आप सिंपली क्रेडिट सेल कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि उस वक्त डेफर्ड पेमेंट होना क्या था? मुश्किल था। नाउ डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। स्टोरिंग वेल्थ मीन्स वी कैन से अ सिंपल वर्ड सेविंग। पहले जो लोग थे वो सेविंग बहुत कम कर पाते थे। आज की तारीख में हम सेविंग देखिए कैसे कैसे करते हैं। हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम शेयर्स खरीद रहे हैं, हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वी आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, सुकन्या योजना, गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड स्कीम आती है। A number of methods we have where we can save our money for our future। हम FD बनवाते हैं, हमें लग रहा है कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत लंबी टाइम के लिए चली जाती है, हो सकता है हमें 2 से 3 साल के अंदर पैसे की जरूरत पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे? तो हम FD बनवा लेते हैं, है ना? हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई बहुत मोटा सा पैसा है, हमें कहीं लगाना, तो हमने प्रॉपर्टी खरीद कर डाल दी कि भाई चल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके नाम हो जाएगा, उनको कामयाब हो जाएंगे वो बच्चे उनके पैसों से। तो क्या है कि उस वक्त तो, लेकिन उस वक्त क्या था? क्या ये सब पॉसिबल था? आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? उस वक्त प्रॉपर्टी खरीद लेते लोग, जिसमें कि प्रॉपर्टी के रेट उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं थी। आज की तारीख में हंगामा है ना कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी, वी हैव टू परचेज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। उस वक्त इतना ज्यादा प्रॉपर्टी का क्रेज नहीं हुआ करता, तो फिर भी चलिए हम ये मान लेते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते थे वो। इसके अलावा ग्रेन्स, मतलब पहले जो सेविंग हुआ करती थी, लोग टन के टन बहुत बड़े बड़े कंटेनर भर के रखते थे ग्रेन्स के, राइस के, व्हीट के फ्यूचर के लिए। कैटल, लाइव स्टॉक की फॉर्म में वो लोग सेविंग कर लेते थे, जैसे कि बुल है या फिर काव है या बकरी है, ये सब है, इन सब की फॉर्म में क्या करते थे वो लोग सेविंग करा करते थे।
अब ये जो सेविंग हो रही है ये किस टाइम के लिए, बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो सेविंग बहुत कम कर पा रहे हैं हम लोग। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड डिफिकल्टी, मैंने कहा नहीं होती, ऐसा नहीं है, होती थी, बहुत कम होती थी। नाउ इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, व्हाट इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स? उन्होंने कहा है कि एक तो हमारा बात है यहाँ पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि दो चीजों का बराबर होना बड़ा भारी काम है। अब अगर हो भी कहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों को सेपरेट करना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड है, गोल्ड को अगर मैंने कहा कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर ये चीज, तो मैं ग्राम को अलग कर सकती हूँ, 1 ग्राम अलग कर सकती हूँ। मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, मैं उनमें से 1 ग्राम अलग कर सकती हूँ। लेकिन उस वक्त अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपकी आधी गाय के बराबर है ये चीज, ये गुड्स जो है आपके आधे गाय के बराबर, अभी कोई गाय को काट दोगे आप? नहीं काट सकते, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में अगर हमें कोई भी चीज छोटी से छोटी चाहिए, बड़ी से बड़ी चाहिए, मनी के प्रेजेंस में वो इजिली पॉसिबल है। सो दीज आर द डिफिकल्टीज विच द बार्टर सिस्टम, द सोसाइटी इज फेसिंग ड्यू टू द बार्टर सिस्टम। इसीलिए वी नीड अ मेथड जो कि कॉमन मेजर बने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने, इसीलिए मनी ने एक्ट करा। इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? मनी। और मनी ने एक्ट कैसे करा? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज का एक माध्यम बन के आया, एक जरिया बनकर आया, एक मेथड बनकर आया, बाय विच वी कैन मेड एनी ट्रांजेक्शन वेरी इजी। अच्छा, अब हम करते हैं बात मनी की। अगर हम बात करें मनी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनी एकदम इंट्रोड्यूस हो गया, पेपर मनी तुरंत आ गया, नहीं। हमने तो इतना सोचा ही नहीं था। हमने सोचा कि बस एक ऐसी चीज हो जो किसी भी गुड की रेस्पेक्ट में चेंज की जा सके, है ना। मैं कुछ भी चीज खरीद रही हूँ, उसके बदले वो चीज दे दूं तो इजिली मैं एक्सेप्टेबल हो। तो शुरुआत में गोल्ड के कॉइन आए, फिर सिल्वर, कॉपर, ये सब कॉइन्स आए। लेकिन ये हर कंट्री में अवेलेबल होना, इतना गोल्ड, इतना कॉपर, इतना सिल्वर अवेलेबल होना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। कहीं प्लैटिनम ज्यादा है, कहीं गोल्ड ज्यादा है, कहीं सिल्वर ज्यादा है। तो ऑल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रांजेक्शन होना बड़ा भारी काम था। तो धीरे 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 हमारी क्या हुआ? इंट्रोड्यूस, पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। पेपर मनी को एक्सेप्टेंस दी गई कि दैट इट इज वेरी नेसेसरी एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। पेपर मनी को तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया कि पेपर मनी होनी चाहिए, ऐसी मनी जो इजिली एक्सेप्टेबल हो और इजिली हर कंट्री उसे एक्सेप्ट कर सके। तो आपके इस मेथड के थ्रू दो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी निकल कर आते हैं, 2 मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। वन इज पेपर मनी एंड अनदर वन इज कॉइन। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? पेपर मनी एंड दी कॉइन्स। These are act as a medium of exchange or money can act as a medium of exchange in it. Now we are going to study कि why money is accepted as a medium of exchange by the society. भाई गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड तो इजीली है, समझ में आ रहा है कि भाई 1 ग्राम गोल्ड है, मैंने इतनी चीज खरीदी, इसलिए गोल्ड की वैल्यू गुड के बराबर है। लेकिन वो जो पेपर है जिसपे तुमने 2000 रुपए लिख दिया, 500 रुपए लिख दिया, 10 रुपए लिख दिया, 50 रुपए लिख दिया, उसकी वैल्यू है क्या इतनी? अगर मैं एक पेपर पे सिर्फ 2000 रुपए लिख दूं, क्या आप मान लेंगे कि 2000 का नोट है? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। सो इट मीन्स कि ऐसा क्या था कि पब्लिक ने कहा कि नाउ वी आर एक्सेप्टेड इट। भले ही उस 2000 नोट की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 2000 रुपए ना हो, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लिख दिया है 2000, इसलिए मैं मान रहा हूं। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ने लिख दिया है 2000, इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूं? 2000 की वैल्यू के बराबर मान रहा हूं। क्लियर? Now we are going to take an example with the help of a paper money. Hold for a minute. Now I am saying that कि हमें क्या एग्जाम्पल लेना with the help of money। मनी को हमने कैसे समझे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अथॉरिटी दी है। चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। I have this 500 rupees note and when you are seeing this 500 rupees note, whatever the note you have, you can see here it is written, you can see here, if you can see, it is guaranteed by the रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा है guaranteed by the सेंट्रल गवर्नमेंट। आर यू एबल टू सी? चलिए, इसका मतलब क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करी है, इसकी गारंटी दी है कि इस नोट की वैल्यू 500 रुपए है। भले ही इसकी वैल्यू 500 रुपए ना हो, बट इस नोट की वैल्यू 500 रुपीज है। और इसके नीचे आप यहाँ पर एक चीज लाइन लिखी देखेंगे, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। यानी कि मैं
जिस पर्सन के पास 500 रुपए का नोट होगा, मैं उस पर्सन को ये अधिकार देता हूं कि वो इस नोट के रेस्पेक्ट में 500 रुपए के बराबर की कोई भी चीज या सर्विस खरीद सकता है। इट इज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। अगर कोई पर्सन मना करे दैट आई एम नॉट गोइंग टू accept this money in exchange of the goods, then you can even complain against him or her। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि आरबीआई अभी हमें क्या बताया कि हमें समझ में आके गवर्नमेंट ने क्या दी है, इसके लिए गारंटी दी है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में आरबीआई सारी करेंसी को क्या करती है, प्रिंट करती है, पता है। लेकिन आरबीआई 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स ये प्रिंट नहीं करती। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स पब्लिश करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि बाकी सारी मनी की करेंसी की प्रिंटिंग कौन करती है, आरबीआई करती है। और आरबीआई भी जितने नोट छापती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर छापती है, ये भी याद रखिएगा। ये अथॉरिटी आरबीआई के पास नहीं है, आरबीआई को ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वही कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका क्या करेगी, इसके रेस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि भाई हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि या हम आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप इसके हमारे बदले नोट छापिए। ठीक है, नाउ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो गया। डिपॉजिट विद बैंक, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट विद बैंक मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट विद बैंक की, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें नॉर्मल डेज की, तो हमारे पास बिजनेसमैन है, उसके पास दिन में 1000 बार पैसा आता है, 1000 बार पैसा जाता है। और अगर मैं बात करूं सर्विसमैन की, तो उसे लास्ट डे ऑफ द मंथ या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ क्या आती है, मनी आती है, एक सैलरी आती है। अब ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देगा, ही हैव टू कैप दिस मनी फॉर द होल मंथ, क्योंकि उसे पूरे महीने के खर्चे निकालने। सो व्हाट ही शुड डू, सिक्योरिटी जरूरी है। सो गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया है बैंक। बैंक एक ऐसा मीडियम है जहां हम अपने पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं और वो पैसा हमारा क्या रहता है, सेफ रहता है। प्लस इसके अलावा हमारा एक और ऑब्जेक्टिव पूरा होता है इसके साथ। सेकंड ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, वो होता है हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि सिक्योरिटी मिल रही है, सेकंड हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उस पैसे पर, यानी कि हमारी अर्निंग हो रही है। एक सेकंड हैंड और है हमारा, अर्निंग मेंबर एक और है हमारा, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और प्लस इसके साथ साथ इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट मीन्स कि जब भी मैं गवर्नमेंट से, बैंक से कहूंगी कि भाई मेरे खाते में 20,000 रुपए हैं, उसमें से आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए या 20 के 20,000 रुपए दे दीजिए, तो बैंक मना नहीं कर सकती। बैंक हैव टू पे योर मनी ऑन योर डिमांड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। क्या बोला जाता है इसे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी डिमांड डिपॉजिट। नाउ द अनदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक इज नॉर्मली व्हाट हैपन प्रीवियसली, कि जब हम लोग जाते हैं, पहले क्या होता था, हैदराबाद है कोई पर्सन, मुंबई में जाना है, मुंबई है, हापुड़ आना है, तो इसके में क्या होता है कि यूपी में कहीं जाना है, देन इन दैट केस व्हाट हैपन कि वो ट्रांजेक्शन करा करते थे और पैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करते थे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वाज हैपन, कि प्रॉब्लम हुआ करती थी, चोरी हो जाया करती थी, लूटपाट हो जाया करती थी। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ अराइज होती थी, तो उनको सिक्योरिटी नहीं थी कि भाई एक जगह से दूसरी जगह में 10,000 रुपए लेकर जा रहा हूँ या 1 लाख रुपए लेकर जा रहा हूँ। सो रिस्क बहुत ज्यादा हुआ करता था। सो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ फैसिलिटी कि आप कैशलेस मूवमेंट कीजिए, आपको कैश कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, हम आपको एक चेक फैसिलिटी दे रहे हैं। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं हम आपको, एक चेक की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप चेक लीजिए, चेक का हैंड ओवर कीजिए और उस चेक के बदले जिसको आपको पेमेंट करनी है वो उस चेक के बदले अपना पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेगा। सो व्हाट इज अ चेक, चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। यानी कि ये एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप उस पर्सन को इतना अमाउंट दे दीजिए जितना चेक के ऊपर लिखा हुआ है, और किसको देना है, जिसका नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर, नाउ सो बाय दिस वी कैन मेक द चेक पेमेंट। क्लियर, सो नाउ द सेकेंड पॉइंट विच अराइजेस इन आवर माइंड कि चेक क्या होता है, अभी हमने नहीं पढ़ा या अभी हमने इतनी लंबे लेवल पर स्टडीज की नहीं करी। सो व्हाट इज चेक, सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द चेक, तो चेक में क्या होता है बेटा, व्हेन वी लुक अबाउट द
चेक, तो चेक में यहाँ पर होता है उस पर्सन का नाम जिसको आपको चेक देना है। यहाँ पर लिखा रहता है पे। पे मीन्स जिसके नाम पर आपको चेक इश्यू करना है। यहाँ पर होती है डेट, जिस डेट पर वो चेक इश्यू करा गया है या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहता है अमाउंट इन वर्ड्स और यहाँ पर लिखा रहता है अमाउंट इन न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं किसके, जिसने चेक इश्यू करा है। यहाँ पर उस अकाउंट नंबर होता है जिसका चेक है, प्लस किसके कौन से बैंक में है, SBI है, PNB है, जो भी है। यहाँ ब्रांच कोड, ब्रांच नंबर, ठीक है, चेक नंबर, ये सब लिखा रहता है। ये एक चेक है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी इस चेक में, लेकिन दिस इज अ मोस्ट डेंजर चेक। डेंजर, बहुत ज्यादा डेंजर चेक है। ये क्यों डेंजर है? बिकॉज इट इज अ बियरर चेक। बियरर चेक मीन्स ये वो चेक है कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया श्रुति गर्ग और यहां पर मैंने लिख दिया 1 लाख ओनली, यहां पर भी लिखा है 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दी 8/6/2020, सब एंट्री हो गई। और ये चेक जो पर्सन है वो कहीं लेकर जा रहा है, उससे मिस हो जाता है और ये किसी XYZ पर्सन को मिल जाता है। तो वो XYZ पर्सन बैंक में जाकर अपना नाम बताएगा दैट माय नेम इज श्रुति गर्ग और आप मुझे ये 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दें, और बैंक उसे पेमेंट कर देगा। सो नाउ यू आर बीइंग वरी हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। द मोस्ट इजी वे इज क्रॉस द चेक। क्रॉस मतलब ऐसे नहीं, नो, क्रॉस मीन्स दिस वन। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का अपर कॉर्नर होता है उसके ऊपर 2 लाइन खींच दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो चेक किसी के हाथ लग भी गया, ऑन दैट केस ऑल्सो, उस चेक का पेमेंट श्रुति गर्ग के अकाउंट में होगा, किसी को भी कैश में नहीं मिलेगा। क्लियर? किसके अकाउंट में, जो पर्सन होगा जिसका नाम है उसके अकाउंट में पेमेंट जाएगा, यानी कि अगर वो खो भी गया तो भी नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस्ड चेक। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रॉस्ड चेक। क्लियर? सो नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट कि क्या होता है आपका चेक, क्रॉस चेक क्या है, क्रॉस चेक जरूरी है, बियरर चेक क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। So hopefully you will understood this chapter. So thank you very much for seeing the video and have a nice day.